हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए आप सभी लोगों ने वो लेक्चर्स देखा होगा और अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं तो नोट्स अपनी बनाते रहें और नोट्स स्वयं बनाएं। किसी भी अन्य लोगों के बनाए हुए नोट्स का इस्तेमाल ना करें। अपने से नोट्स बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। कई सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं अपने नोट्स बनाने के दौरान और आपका कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर होगा अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंडक्टर्स के बारे में। हम लोगों ने बात किया था कि कितने प्रकार के कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या फर्क होता है, कैसे ये कंडक्टर्स जो हैं वो सेटअप होते हैं। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सोल्यूशन में हो रहे हैं। जो करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं वो सोल्यूशन के अंदर फ्लो करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसमें करंट फ्लो होना है, तो उसके बाद उस करंट के द्वारा जो केमिकल चेंजेस होंगे उनकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडक्टर होगा वो कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ना होकर के बल्कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। तो पूरे चैप्टर में हम लोग जो भी बात करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे जिसमें आयनों का ट्रांसफरेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या चीज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसे कहते हैं, क्या प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का। तो देखो, जब भी कभी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड्स पर जो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कराया गया है, अगर उस इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कराते हैं, जैसे ही हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो उस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके आयनों के बीच में मूवमेंट शुरू हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लगाया है। इस इलेक्ट्रोड्स को हम लोग जोड़ेंगे किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा हम लोग इसको जोड़ेंगे। और जब इसको हम लोग बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं तो बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करती है, बैटरी हमें वोल्टेज प्रोवाइड करती है। जैसे ही इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई होगा तो जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, इन सॉल्यूशंस के आयंस जो होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। इन सॉल्यूशंस के आयनों के मूव करने के कारण ही करंट फ्लो होती है। क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो जब करंट फ्लो होगी तो कितनी करंट फ्लो होगी, ये बात डिसाइड होता है कि इसके आयंस कितना मूव करते हैं। जितना ज्यादा आयनों की मूवमेंट होगी उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। और कितना इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा, जितना ज्यादा उसकी मोशन होगी। तो जब पोटेंशियल प्रोवाइड होगा, आयनों के अंदर मूवमेंट होगी, ये आयंस करंट को कैरी करेंगे और जितना ज्यादा ये करंट कैरी करेंगे वही उसका कंडक्शन कहलाता है। तो कंडक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ions to carry electric current is called conductance. इसी को कंडक्टेंस कहते हैं। पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। या हम इसी को कह सकते हैं कि पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं दे आल्सो फॉलो द रूल्स रिलेटेड टू द मेटलिक कंडक्टर। जितने भी रूल्स जो हैं वो मेटलिक कंडक्टर फॉलो करते हैं, उतने ही रूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी फॉलो करते हैं। तो कौन कौन से रूल्स हैं जो मेटलिक कंडक्टर फॉलो करते हैं? तो बहुत सारे रूल्स, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ा होगा, अभी 12th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है वो फॉलो करता है मेटलिक कंडक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। रेजिस्टेंस अप्लाइड होता है और रेजिस्टिविटी आती है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर भी होता है। तो रूल्स followed by electrolytic conductors। तो बिल्कुल अभी हमने आपको क्या बताया, जैसे मेटलिक कंडक्टर्स जो है वो जिन जिन रूल्स को फॉलो करते हैं वही सारे रूल्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं वो क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 10th में और क्लास 12th में भी आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो ओम्स लॉ क्या चीज है? करंट फ्लोइंग through the conductor is directly proportional to the voltage। जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के। यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या आप लिख सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है देन V इक्वल टू कितना? IR। जहां पे R क्या है? एक कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, यही रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल टू IR, अगर V इक्वल टू IR है तो करंट I इक्वल टू कितना हो गया? V अपॉन R। करंट I इक्वल टू V अपॉन R। R जो है वो रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस। अगर इसमें हम लोग देखें तो क्या चीज हमको दिखाई दे रही है? सबसे पहली चीज की यहाँ इस इक्वेशन से क्लियर है, I is directly proportional to V, but I is inverse of R। करंट जो होता है वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है। यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट की फ्लुएंसी क्या होगी? उतनी ही कम होगी, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर में करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। दूसरी चीज आप लोगों ने पढ़ा है, क्या चीज? कि रेजिस्टेंस जो है वो है क्या? तो रेजिस्टेंस कोई चीज नहीं है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच द कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी कंडक्टर जो है वो अपने अंदर से बहने वाले करंट को रोकता है, उसका मार्ग अवरुद्ध करता है। तो यह कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या चीज है? रेजिस्टेंस जो है दैट इज द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द कंडक्टर। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक प्रतिरोध है इसमें कंडक्टर में, जिसकी वजह से क्या होता है? करंट की फ्लो बाधित होती है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, resistance, it is the measure of obstruction, it is the measure of obstruction to the flow of current। ये करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है उसी की मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? उसी की मेजर को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए देखते हैं,
रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो देखो रेजिस्टेंस R इक्वल टू, अभी हम लोगों ने कितना देखा, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू कितना, V अपॉन आई। अब अगर यूनिट ऑफ R निकालना है, यूनिट ऑफ R दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ I, ये निकाल लेंगे हम लोग। V को हम लोग नाम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, और I किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। तो ये कितना हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज नोन एज ओम, और इसको हम लोग सिंबल लगाते हैं ओम का, ये ओम हो गया। अभी इस चीज को हम लोग SI यूनिट के थ्रू भी रख सकते हैं। ओम जो यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग SI यूनिट सिस्टम के जो है वो आधार पे कैसे करें, ऑन द बेसिस ऑफ SI यूनिट बेस, या यूनिट SI यूनिट बेस पे या SI बेस यूनिट में जो ओम है वो किसके बराबर होता है। तो SI बेस यूनिट, SI बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो ओम इक्वल टू कितना हम लोगों ने देखा, V अपॉन क्या, एम्पियर, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब देखो वोल्ट जो V है ये क्या है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। चलिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, amount of work done to carry one unit positive charge from infinitive to any points on conductor, that is known as potential। यानी जो वोल्ट है ये किसके बराबर होगा, ये होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन एम्पियर हो गया। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लिख सकते हैं W अपॉन कितना, Q इनटू कितना हो गया, 1 अपॉन ए। वर्क पर यूनिट चार्ज जो है वो W अपॉन Q के बराबर हो गया, इनटू 1 अपॉन कितना, एम्पियर। अब जरा बताइए वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसके बराबर होता है ये, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इनटू लेंथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना हो गया, फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, IT के बराबर। Q इक्वल टू किसके, IT। तो I की एम्पियर क्या होगा, I की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और T की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। हो गया, तो ये हो गया एम्पियर इनटू सेकंड इनटू कितना, 1 अपॉन ए। कितनी चीजें क्लियर हो गई। अब जरा हम लोग देखें फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट को हम फोर्स कैसे नापते हैं, F इनटू ए से। फोर्स किससे नापेंगे, F इनटू ए, और इनटू क्या हो गया, L अपॉन ये कितना हो गया, ये हो गया आपका एम्पियर स्क्वायर सेकंड। हो गया भैया, सबकी यूनिट रख दीजिए। मॉस की यूनिट कितनी हो जाएगी, किलोग्राम। ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ, लेंथ की यूनिट कितनी हो गई, मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकंड। सॉल्व कर दो, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेकंड क्यूब। दिस इज द SI बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये SI बेस यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो इस तरह से हम लोग जो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम लिखते हैं, उसके अतिरिक्त इस ओम की SI बेस यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम लोग देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, ये रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। इन चार चीजों पे जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग केवल दो चीजों को लेंगे। कौन कौन सी दो चीजें लेंगे, सबसे पहली चीज जो हम लोग लेंगे वो है
length of the conductor. Resistance depends upon resistance depends upon कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर ये डिपेंड करता है। कैसे कैसे डिपेंड करता है? क्या डिपेंडेंस होता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हम लोग लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इसकी लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घटेगा। दूसरी चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कैसे? R इज इनवर्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ये इनवर्स होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम लोग अगर कंबाइन करें तो R L अपॉन कितना A, या इसी को लिख सकते हैं R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन कितना A, वेयर रो इज द कांस्टेंट। रो जो है वो कांस्टेंट है और इसको कहते क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी? जरा ध्यान से देखें, R इक्वल टू कितना है? रो L अपॉन A, या रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो गया। इफ ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन रो इक्वल टू किसके बराबर हो गया? आर के। अगर यूनिट लेंथ का कोई कंडक्टर ले लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिट होता है, तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टिविटी जो है वो इक्वल हो जाती है, किसके? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रेजिस्टिविटी is numerically equal to the resistance when a conductor of 1 centimeter having 1 centimeter square of area of cross section, तो अगर कोई भी कंडक्टर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। अब अगर इसकी यूनिट निकालना चाहे तो हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। रो इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा कि रो इक्वल टू आर ए अपॉन कितना है? एल है। आर की यूनिट कितनी होगी? ओम। ए की यूनिट कितनी हो गई? सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, बचा कितना? ओम सेंटीमीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट यहाँ पे हमको मिलती है ओम सेंटीमीटर। तो ये था आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी which is related to the Ohm's law, जो किससे रिलेटेड है? Ohm's law से रिलेटेड है। अभी हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या चीज होता है? तो आइए बता देते हैं इसको। कंडक्टेंस क्या चीज है? इट इज द मेजर ऑफ द एज विथ व्हिच करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। ये वो चीज होती है जिसके थ्रू
किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो किसी भी कंडक्टर में करंट कितना तेज फ्लो कर रहा है यही उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या चीज है? इट इज अ measure of the age with it is the measure of the age with which current flows through the conductor। क्या चीज है? मेजर ऑफ द एज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। यानी ये वो चीज है जिसमें हम लोग ये मेजर करते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कितना तेज बह रहा है। कंडक्टर में करंट जो है कितना तेज बह रहा है ये डिसाइड होगा कि उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस कितना है इस चीज के आधार पर ये बात समझ में आएगी, या हम मेजर कर पाएंगे कि उस कंडक्टर के अंदर करंट कितना तेज बह रहा है। यानी अगर कंडक्टेंस को हम लोग इस टर्म से जोड़ते हैं तो क्या पता चलता है कि कंडक्टेंस जो है कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यानी ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का कंडक्टेंस यानी कंडक्टिंग पावर जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही कंडक्टिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो कि कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरी चीज इट इज डिनोटेड बाय किसके द्वारा? G, कैपिटल G। इसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। कैपिटल G क्या है? कंडक्टेंस। ध्यान रखिएगा इस बात। तो G इक्वल टू हमको कितना मिल गया? 1 अपॉन R। अब जरा इसकी यूनिट डिसाइड कर दें। यूनिट ऑफ G दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओम, या आप इसको लिख सकते हो क्या? ओम रेसिप्रोकल। ओम रेसिप्रोकल इट इज आल्सो नोन एज महो। ध्यान देना इस बात को। हम लोग ओम को क्या लिखते हैं? OHM। जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाता है? MHO। इसी को बोलते हैं महो। तो ओम रेसिप्रोकल या किसी को हम क्या बोलेंगे? महो। तो जो यूनिट है कंडक्टेंस की वो है महो या ओम रेसिप्रोकल। तो इसे हम कहते हैं क्या? कंडक्टिविटी। अब आइए एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 1 ओम रेसिप्रोकल इज नोन एज 1 यस। यस क्या है? साइमेंस। तो 1 ओम रेसिप्रोकल इक्वल टू 1 साइमेंस। 1 साइमेंस के इक्वल होता है। तो एसआई यूनिट में जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है? एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट होती है साइमेंस। तो अब देखेंगे हम लोग एक दूसरा टर्म जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। तो आइए देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी it is the inverse of resistivity। ये रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। क्या चीज होता है? रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। इट इज represented by a Greek letter
ग्रीक लेटर। क्या चीज ग्रीक लेटर के द्वारा इस्तेमाल करेंगे, ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज कप्पा। इसको एक ग्रीक लेटर के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते क्या है, कप्पा कहते हैं। तो कप्पा क्या है, कप्पा किसे कहेंगे, क्या चीज होती है कप्पा। कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ, यानी 1 क्या, रेजिस्टिविटी। कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रेजिस्टिविटी। आइए रेजिस्ट, इसके कंडक्टिविटी को एक और मोड है जिसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, देखो अगर मान लो कि हमने 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक कंटेनर लिया, यानी हम ये कहें कि एक ऐसा कंटेनर लेते हैं जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा जाएगा, उसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन की हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी, उसी को। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द कंडक्टिविटी या द कंडक्टेंस of a solution, the conductance of a solution of 1 centimeter length, having 1 centimeter square as the area of cross section, it means it is the conductance of 1 centimeter cube solution is called conductivity, बात समझ आ गई होगी कि कंडक्टेंस जो है कैसे सॉल्यूशन का, एक ऐसे सॉल्यूशन का जो 1 सेंटीमीटर लेंथ में हो और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हो, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई भी हम कंटेनर ले लें और उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स लगा दें, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है लगाने के बाद उसका जो कंडक्टेंस होगा वो उसकी कंडक्टिविटी के बराबर होगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, कंडक्टिविटी। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग जरा इसका यूनिट निकाल लें, तो यूनिट ऑफ कैप्पा, यूनिट एकदम ध्यान रखिएगा, अब जहां भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां हम लोग रखेंगे क्या, यूनिट। तो यूनिट ऑफ कैप्पा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यही हो जाएगा 1/ओम सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ओम रेसिप्रोकल पर सेंटीमीटर। ओम रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट अभी हम लोगों ने देखा कि ओम रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंस। सीमेंस, तो ये क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर, तो एसआई यूनिट है तो सीमेंस पर मीटर, या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, महो पर सेंटीमीटर। तो महो पर सेंटीमीटर या एसआई यूनिट जो होगा वो सीमेंस पर मीटर कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ये सारी चीजें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ बेसिक टर्म हैं जो हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बाद में देखेंगे, अभी एक दो और टर्म बचा हुआ है। सबसे पहला टर्म इसके बाद हम लोग देखते हैं वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी
अब मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी आएगी उसी को हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। तो द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द कंडक्टिंग power of all the ions of electrolytic solution containing 1 mole of electrolytes, जिसमें क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolytes is called molar conductivity। इसी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte is called molar conductivity. This is represented by lambda m. It is represented by lambda m. इसको हम लोग लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा m है क्या? लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेटेड होता है। तो लैम्डा m दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैप्पा अपॉन क्या? c। लैम्डा m इक्वल टू कैप्पा अपॉन c, जहां पे c क्या है? c इज द molar concentration, C is the molar concentration of solution। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है क्या? C। तो अगर मान लो कि C जो है वो मोलैरिटी में है, तो if C is in molarity, अगर ये मोलैरिटी में हो तो, अगर ये मोलैरिटी में है तो ऐसी कंडीशन में लैम्डा m इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैप्पा इनटू 1000 अपॉन c। कैप्पा इनटू 1000 अपॉन c। तो ये जो लैम्डा m है इट रिप्रेजेंट्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके बाद एक और चीज हम लोगों को देखनी है, और उस चीज को देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। वो कौन सी चीज है? वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी? तो बस सिंपल सी बात है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स मिला है, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिला होता है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसमें क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या है? कुछ नहीं, इसको हम लोग निकालते हैं किससे? लैम्डा c से। फर्क कितना है इसमें? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? लैम्डा c कैप्पा इनटू 1000 अपॉन c इक्विवेलेंट, बस और कुछ नहीं करना है। अगर इसकी यूनिट निकालना हो तो यूनिट निकाल सकते हैं आप। यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो लैम्डा c की यूनिट हो जाएगी, कैप्पा की यूनिट हम लोगों ने क्या देखा था? सीमेंस पर मीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर हमने देखा था, इनटू 1000 अगर हम लोग लिखते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन c इक्विवेलेंट को हम लोग किस में लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर इसको हम लोग देखें तो क्या बच रहा है हमारे पास? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल। ये यूनिट होगी किसकी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो इतनी चीजें हम लोग ने पढ़ ली। अब
अब हम लोगों को ये पढ़ना है, हम लोगों को ये जानना है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का हम लोग कंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं। कंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि कंडक्टेंस जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि G = 1/R, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का R मिल जाए हमको क्या मिल जाए, अगर किसी भी सॉल्यूशन का हमको रेजिस्टेंस मिल जाए, तो अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो हम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंडक्टेंस कैलकुलेट हो गया तो आगे की सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है उसका रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास कौन कौन से टेक्निक्स है। तो किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेशंस के थ्रू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन होता है, इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोलराउश लॉ क्या है, आयंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कैसे मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमिन करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या होता है, जिसके संदर्भ में कोलराउश ने अपना लॉ दिया था। तो कोलराउश लॉ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन चीजों को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना।